हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सक्सेस पॉइंट पर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स कंटेंट को करवाया जा रहा है। इससे जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इन ऑब्जेक्टिव्स की सहायता से डेफिनेटली सफलता हासिल होगी, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और प्रत्येक एग्ज़ाम में रिपीट भी हो रहे हैं। इसीलिए ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे और इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसके साथ साथ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑब्जेक्टिव्स भी करवाए जा रहे हैं। इसके लिए आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ से आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो मिल जाएंगे और इन वीडियो के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल शायरी के साथ कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहाँ से जल भी निकलेगा, ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो विद्यार्थियों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने 150 क्वेश्चन तक क्लियर कर लिए थे। अभी हम 151 से शुरू करने जा रहे हैं। तो क्या दिया है इसमें, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि एक बिंदु आवेश के चारों ओर समविभव तय होती है। तो देखिए, कोई भी ये आवेश है और इस आवेश के चारों ओर जो निकलने वाली विद्युत बल रेखा होती है वो इसके लंबवत होती है। ठीक है, ये हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है आवेश के। ठीक है, तो क्या होता है कि जो आवेश का समविभव तय होता है वो गोलीय शेप में होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, गोलीय। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो आवेश तथा आवेश के मध्य जो दूरी होती है उनका गुणनफल होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं। P बराबर क्या होता है, Q गुणा में 2D। ठीक है, Q क्या है, आवेश, और D क्या है, इनके मध्य दूरी है। तो क्या होता है, Q की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। कूलम्ब गुणा और दूरी की क्या होती है, मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम्ब मीटर। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इसमें क्या दिया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो देखिए क्या होता है, ये कोई पॉजिटिव आवेश है और ये कोई नेगेटिव आवेश है। ठीक है, तो जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो पॉजिटिव आवेश से शुरू होकर नेगेटिव आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है, तो ये जो विद्युत बल रेखाएं होती है ये या तो कर्व शेप में होती है या फिर सीधी रेखा में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी में क्या दिया है कि या तो सीधी रेखा या चिकनी वक्र रेखाएं, स्मूथ कर्व लाइंस। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या दिया है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक असव शक्ति बराबर होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक असव शक्ति, एक एसपा बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है। ठीक है, और मीट्रिक प्रणाली में एक एसपा बराबर क्या होता है, 735.5 वाट होता है। ठीक है, तो अभी क्या पूछा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक असव शक्ति पूछा है, तो क्या होता है, 746 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, इसमें क्या दिया है कि किसी बंद सतह के आसपास आवेशों के माध्यम से कुल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स उसके बंद आवेशों की मात्रा के बराबर होता है। यह कथन किसका है, यह गॉस के नियम का है। ठीक है, तो गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद सतह के आसपास आवेशों के माध्यम से कुल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स उसके बंद आवेशों की मात्रा के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर आवेश पर लगता है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम किसी भी स्थिर आवेश को रखेंगे तो स्थिर आवेश पे क्या होता है, कोई भी किसी भी प्रकार का बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कोई बल नहीं लगता है। ठीक है, और यदि बल का मान 0 हो जाएगा तो क्या होगा, उस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड बराबर क्या होता है,
फोर्स अपॉन में चार्ज, यदि लगने वाला फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें क्या दिया है कि प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर प्राप्त बहावेग कहलाता है। तो इसने थोड़ा अनुवाद में मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे आना था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी होती है जिसको म्यू से लिखते हैं वो क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रति इकाई इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि गॉस प्रमेय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और बिंदु पर वॉल्यूम चार्ज घनत्व रो से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए गॉस प्रमेय में क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर रो अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ठीक है, जहाँ रो क्या है, आवेश घनत्व, और एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि दो विपरीत ध्रुवता के विद्युत चार्ज प्रत्येक 1 कूलम का है, उनके बीच आकर्षण बल क्या है यदि उनको 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए। तो इसमें क्या है, 1 कूलम का चार्ज दे रखा है, दोनों पर क्या है, ध्रुवता विपरीत है, यानी एक पर +1 है तो दूसरे पर -1 है। ठीक है, तो इसमें कूलम का नियम लगेगा। तो कूलम के नियम में क्या होता है, F बराबर K गुणा में Q1 Q2 अपॉन में दूरी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें मान रख देंगे, K का मान कितना होता है 9 गुणा में 10⁹ गुणा Q1 और Q2 का मान दे रखा है -1 और +1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, अपॉन में दूरी का स्क्वायर। दूरी कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है, तो 1 का स्क्वायर कितना आया, 1 आया। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -9 गुणा में 10⁹ न्यूटन। तो इतने न्यूटन का आकर्षण बल होगा। ठीक है, कितना, -9 गुणा 10⁹ न्यूटन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है कि गॉस के नियमानुसार यदि ई डैश होता है तो आदर्श चालक में आवेश घनत्व 0 होता है। तो देखिए जो गॉस का नियम होता है वो क्या कहता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आवेश घनत्व और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होती है, और इसमें जो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आवेश घनत्व के समानुपाती है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें 0 होगी तो इसका जो आवेश घनत्व है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आदर्श चालक में आवेश घनत्व 0 कब होता है, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है कि बायो-सेवर्ट का नियम किसका सामान्य संशोधन है। तो बायो-सेवर्ट का नियम जो है वो एम्पियर नियम का संशोधन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। देखिए एम्पियर नियम जो है वो ओवरहेड लाइनों में धारा की दिशा को निर्धारित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या दिया है कि एक BOT इकाई होती है। तो BOT इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो एक BOT इकाई जो है 1 किलोवाट के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या दिया है कि A तथा B दो तार जो एक ही पदार्थ के हैं किंतु भिन्न भिन्न लंबाई L तथा 2L के हैं, क्रमशः R तथा 2R त्रिज्या वाले हैं, तदनुसार उनके विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा। तो इसमें क्या दे रखा है, दो तार दे रखे हैं जो एक ही पदार्थ के बने हैं। ठीक है, और उनका लेंथ दे रखा है और उसका त्रिज्या दे रखा है। तो देखिए जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो कभी भी कंडक्टर के लेंथ या कंडक्टर के एरिया पर निर्भर नहीं करता है, वो केवल और केवल कंडक्टर किस मटेरियल का बना है इसी बात पर निर्भर करता है। ठीक है, तो दो कंडक्टर दे रखे हैं A और B, दोनों एक ही पदार्थ के बने हैं, तो उनके प्रतिरोधकता का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओम के नियम को प्रदर्शित करने वाला वक्र है। तो ओम के नियम को प्रदर्शित करने वाला वक्र जो होता है वो लीनियर होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है
तो देखिए ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो केवल और केवल कंडक्टर किस मटेरियल का बना है इसी बात पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके अलावा वो कंडक्टर के लेंथ और कंडक्टर के एरिया किसी पर भी निर्भर नहीं करता है, और थोड़ा ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक परिपथ में 33 ओम का प्रतिरोधक 2 एम्पियर की विद्युत धारा वहन करता है, उस प्रतिरोधक के समीप वोल्टेज होगा। तो देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, वोल्टेज का मान पूछा है तो V बराबर होता है I और R। यहाँ धारा का मान कितना दे रखा है 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 33 ओम। तो कितना हो जाएगा वोल्टेज कितना आ जाएगा 66 वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्या दिया इसमें कि एक विद्युत बल्ब जिसका वोल्टेज 240 वोल्ट रहता है तब वह 300 माइक्रो एम्पियर धारा प्राप्त करता है। तो उस विद्युत बल्ब का प्रतिरोध पूछा इसने, तो बिल्कुल सिंपल सा है ये। देखिए प्रतिरोध R बराबर क्या होता है वोल्टेज अपॉन में धारा। या वोल्टेज का मान कितना दे रखा है 240 वोल्ट, और धारा का मान कितना दे रखा है 300 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, 300 गुणा में 10 की पावर -3 एम्पियर। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 240, 10 की पावर -3 को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आएगा 10 की पावर 3 अपॉन में 300। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 800 ओम। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1 ओम प्रतिरोध वाले सोर्स से यदि 100 ओम भार को ऊर्जा सप्लाई की जाती है तो सोर्स होगा। तो देखिए जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए ताकि उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कम हो और उसके आउटपुट टर्मिनल पर वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ठीक है, और जो करंट सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत उच्च होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आउटपुट लोड रेजिस्टेंस की तुलना में बहुत कम है। तो यह क्या होगा एक वोल्टेज सोर्स होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा कण किसी धात्विक सुचालक में विद्युत वाहक का कार्य करता है। तो देखिए किसी भी धात्विक सुचालक में विद्युत वाहक का कार्य जो है वो केवल इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण ही जो धारा का फ्लो होता है। ठीक है, तो उसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यदि परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएं तो वे हो जाते हैं। तो देखिए किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो परमाणु में यदि एक या अधिक इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा परमाणु विद्युत रूप से ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, और यदि परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो परमाणु जो है विद्युत रूप से धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे बड़े आकार के प्रतिरोध का मान है जबकि सभी पदार्थ के पदार्थ जो है वो समान है। तो देखिए जिस प्रतिरोध के वाट क्षमता ज़्यादा होगी, जिस प्रतिरोधक की वाट क्षमता ज़्यादा होती है वो प्रतिरोध जो है वो आकार में बड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे इसमें ज़्यादा वाट का कौन सा प्रतिरोध है 100 वाट का है। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा कि 10 ओम और 100 वाट का जो प्रतिरोध है उसका आकार सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक कंडक्टर के माध्यम से प्रत्यावर्ती धारा गुजरती है तब। तो देखिए एक कंडक्टर के माध्यम से यदि प्रत्यावर्ती धारा का फ्लो होता है तो कंडक्टर के जो कोर और सतह है वहाँ से प्रत्यावर्ती धारा का फ्लो समान रूप से नहीं होता है, बल्कि कंडक्टर की जो सतह होती है वहाँ से प्रत्यावर्ती धारा का ज़्यादा फ्लो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि कोर की तुलना में सतह के पास अधिक धारा होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं स्किन इफेक्ट कहते हैं। स्किन इफेक्ट केवल एसी में होता है, डीसी में नहीं होता है। डीसी में जो धारा है वो कंडक्टर में समान रूप से प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत सुचालकों की प्रतिरोधकता प्रभावित होती है। तो विद्युत सुचालकों की प्रतिरोधकता जो है वो टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन तीनों से प्रभावित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि निश्चित चार्ज से निकलने वाले बल की रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहा जाता है। तो देखिए
निश्चित तार से निकलने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एसआई प्रणाली द्वारा दिया गया थर्मोडायनामिक तापमान के लिए एसआई चिन्ह है निम्नलिखित में से कौन है? तो एसआई प्रणाली में थर्मोडायनामिक तापमान के लिए एसआई चिन्ह जो है वो के से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये थे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव्स। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बने रहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सक्सेस पॉइंट परिवार के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।